फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, गेट के स्टूडेंट, डीजीएमएस में एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट, अपनी जॉब को कंफर्म करने वाले ओवरमैन माइनिंग सरदार जो कि जॉब पाना चाहते हैं विभिन्न कोल कंपनियों में, आज के वीडियो में आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास में देखिएगा कि जो विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न है उनको सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। जो विगत साल आए हुए है प्रश्न है उसके साथ ही आप इसमें जो भी कंटेंट आपको नहीं समझ में आती है दोस्तों, या कोई कंटेंट विशेष रूप से समझना है, उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए दोस्तों। बेल आइकन दबाते ही आपके पास जो भी इस क्लासेस में वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपकी पहुंच जाएगी दोस्तों। तो आपके सामने ये सेकेंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन 2021 की प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। इसके पहले मैं 14 नंबर तक की वीडियो सॉल्यूशन को अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों क्या प्रश्न कहता है। What is the suitable distance of location of heavy type stone dust barrier from furthest face? तो यहां पर देखिए दोस्तों, कहता है फर्देस्ट फेस से जो स्टोन डस्ट बैरियर हैवी टाइप की रहती है उसका लोकेशन का डिस्टेंस, सुटेबल डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों। अभी मैं 8 मिनट समथिंग सेकंड का वीडियो अपलोड किया हूं। क्यों स्टोन डस्ट बैरियर लगाई जाती है, स्टोन डस्ट बैरियर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एक ड्राइंग बना करके मैं समझाने का प्रयास किया हूं। स्टोन डस्ट कितनी क्वांटिटी में लोड की जाती है, क्या रहेगा, कितने प्रकार की रहती है, क्या इसका फंक्शन है, सभी चीजें मैं लोड किया हूं दोस्तों। यहां पर मैं जो माइनिंग सप्लीमेंट वॉल्यूम 2 बाय एच.एन. कर्माकर का मैं कट पेस्ट करके रखा हूं दोस्तों। इसी को मैं आपको पढ़ता हूं, आप समझिएगा और देखिएगा कि जो फर्देस्ट फेस से हैवी टाइप की स्टोन डस्ट बैरियर है उसकी सुटेबल डिस्टेंस क्या रहेगी दोस्तों। तो यहां देखिए, लाइट लोडेड जो सेल्फ है उस 30 केजी पर मीटर लेंथ ऑफ सेल्फ पर रहेगी, यानी सेल्फ की लंबाई के आधार पर 1 मीटर में 30 केजी स्टोन डस्ट लोड करेंगे। उसी तरह से जो हैवी होती है वो सेल्फ के लंबाई के आधार पर 1 मीटर में 60 केजी आप स्टोन डस्ट लोड करिएगा। जो हैवी स्टोन डस्ट बैरियर है वो गैलरी के क्रॉस सेक्शन के हिसाब से, कर्सर जो घूम रही है दोस्तों उसको आप देखते जाइए और समझते जाइए कि गैलरी के क्रॉस सेक्शन के हिसाब से जो हैवी स्टोन डस्ट बैरियर है 1 मीटर स्क्वायर में आप 390 केजी स्टोन डस्ट लोड करिएगा दोस्तों। 1 मीटर स्क्वायर कैसे निकलेगी दोस्तों, गैलरी की चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कीजिएगा, वहां पर कितनी एरिया आई उसमें आप देखिएगा तो 390 केजी से गुणा कर दीजिए तो उस जगह पर आप उतना स्टोन डस्ट लोड करिएगा दोस्तों। उसी तरह से लाइट जो स्टोन डस्ट बैरियर है गैलरी के क्रॉस सेक्शन के हिसाब से 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 110 केजी आप लोड करिएगा। और इंटरमीडिएट स्टोन डस्ट बैरियर जो है वो गैलरी के क्रॉस सेक्शन के हिसाब से 1 मीटर स्क्वायर में 190 केजी लोड करिएगा दोस्तों। तो ये तो स्टोन डस्ट की क्वांटिटी की हो गई कि कितना लोड करना है दोस्तों। यहां पर देखिए, ये कहता है कि डिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी फर्स्ट या लाइट बैरियर, जो लाइट बैरियर रहती है उसी को फर्स्ट बैरियर कहा जा रहा है और उसको प्राइमरी बैरियर कहा जा रहा है दोस्तों। वो नियरेस्ट वर्किंग फेज से 45 से 110 मीटर जो लॉन्ग वॉल फेस वाली रहती है उसके पास रहेगी दोस्तों। और अगर सेकेंड या हैवी टाइप की जो बैरियर है जिसको सेकेंडरी बैरियर भी कहते हैं वो नियरेस्ट वर्किंग फेस से लॉन्ग वॉल फेस के लिए 180 से 320 मीटर, 180 मीटर से 320 मीटर के बीच रहेगी। और बोर्ड एंड पिलर वर्किंग के केस में यही जो है 135 मीटर से 365 मीटर के बीच में रहेगी दोस्तों। लेकिन ये स्टोन डस्ट बैरियर जो है बोर्ड एंड पिलर में लगती है वो हैवी टाइप की ही लगती है दोस्तों। तो यहां पर आपने देखा कि 135 से 365 मीटर स्टोन डस्ट बैरियर की लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है नियरेस्ट वर्किंग फेस से। तो फर्देस्ट के लिए यहां पर 365 मीटर होगी। बी नंबर इज द राइट आंसर दोस्तों। 41 नंबर का बी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रही सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन का 2021 का ये क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों। देखिए क्या कहता है। एवरेज आउटपुट पर मंथ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए वेंटिलेशन ऑफिसर पोजेसिंग मैनेजर सर्टिफिकेट इन डिग्री 3rd गैसी माइंस। दोस्तों इसका मतलब समझ लीजिए, डिग्री 3rd गैसी माइंस में
मैनेजर सर्टिफिकेट जो फोर्सेस किए हुए हैं, वो वेंटिलेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट एवरेज मंथली जो आउटपुट है वो कितनी रहने पर करनी है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन में क्या है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि रेगुलेशन 31 जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन 31 है, जिसमें वेंटिलेशन ऑफिसर की योग्यता और नियुक्ति क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर कहती है। इसमें कहता है दोस्तों कि 5000 टन से अधिक औसत उत्पादन वाली पहली डिग्री की गैसीय सीम में, यहां पर तो पहली डिग्री की बात नहीं किया दोस्तों, प्रश्न में थर्ड डिग्री की बात किया है, तो 5000 टन तो नहीं होनी चाहिए। पहला नंबर ए नंबर में ऑप्शन आपको दिया हुआ है 5000 टन, तो ये कदापि मत लगाइएगा दोस्तों टिक लगाने के लिए। आप देखिए दूसरी लाइन में कहता है क्या, तथा 2500 टन से अधिक औसत उत्पादन वाली दूसरी या तीसरी डिग्री की गैसीय वाली सीम में, यहां पर दूसरी और तीसरी डिग्री की गैसीय खाम जो प्रश्न में पूछी गई दोस्तों वो आपके सामने आ गई। देखिए तो ये जो है कितनी रहनी चाहिए, 2500 टन से अधिक रहेगी उत्पादन, वहां पर वेंटिलेशन ऑफिसर रहेंगे दोस्तों। कैसे रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो गई, सी नंबर इज द राइट आंसर दोस्तों। आंसर सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रेगुलेशन 31 वेंटिलेशन ऑफिसर याद रखिएगा, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, ठीक है। ये रही आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43 जो सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन 2021 का प्रश्न है दोस्तों। इसमें क्या कहता है देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ब्लास्टिंग गैलरी मेथड ऑफ माइनिंग इज बेस्ट अप्लीकेबल। दोस्तों विनिंग एंड वर्किंग की क्लास आपको सोमवार से स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट क्लास के कैंडिडेट, सेकंड क्लास के कैंडिडेट, यहां तक कि ओवरमैन के कैंडिडेट, जो जिनकी सिलेबस ओवरमैन में भी दी हुई है विनिंग एंड वर्किंग, सिलेबस के अनुसार आप जब जाइएगा तो विनिंग एंड वर्किंग की ये जो क्लासेस सोमवार से होने वाली, ओवरमैन वाले को भी यही पढ़ना होगा दोस्तों। सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास वालों को तो पढ़ना ही है दोस्तों। तो ये ब्लास्टिंग गैलरी मेथड की मैं लेआउट बनाते हुए इसमें कितने इक्विपमेंट्स आते हैं, कितनी इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी रहती है, क्या प्रोडक्शन होता है, कहां कहां पर इंडिया में पाए जाते हैं, ये सभी मैं लोड करने वाला हूं दोस्तों। साथ ही क्लासेस भी आपको चालू रहेगी दोस्तों। तो यहां पर देखिए आपके सामने ये जो प्रश्न है ये कहता है कि ब्लास्टिंग गैलरी मेथड जो बेस्ट एप्लीकेबल होती है वो कहां पर होती है, किस कंडीशन में होती है दोस्तों। तो ऑप्शन ए कंटिग्यूअस सीम में दोस्तों, बी नंबर डिग्री थर्ड गैसीय सीम में दोस्तों, सी नंबर थिक सीम में दोस्तों, डी नंबर थीन सीम में दोस्तों, ई नंबर सीम ऑफ इरेगुलर कैरेक्टर विथ फ्रीक्वेंट फॉल्ट दोस्तों यहां पर जो 5 टर्म दिए हुए हैं इनको एक एक करके मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों। पहला जो दिया हुआ है दोस्तों कंटिग्यूअस सीम दिया, इसका डेफिनेशन आप सुन लीजिए, याद रखिए, ऐसा दो कोयला का सीम जो 9 मीटर के इंटरवल में स्थित होता है कंटिग्यूअस सीम कहलाता है। 9 मीटर के इंटरवल में स्थित होता है उसको कंटिग्यूअस सीम कहते हैं। जिसके संबंध में जो रेगुलेशन है उसमें बताई गई है कि कैसे उसमें वर्किंग करना है, क्या सावधानी ली जानी चाहिए दोस्तों। दूसरा जो आपका है डिग्री थर्ड गैसीय सीम है दोस्तों। डिग्री थर्ड गैसीय सीम का डेफिनेशन आप याद रखिए कि ऐसा कोयला सीम या उसका भाग जो माइन बाउंड्री के भीतर है, जो ओपन कास्ट खान नहीं है, जिसके अंडरग्राउंड भाग के जनरल बॉडी ऑफ एयर में गैस पाई जाती है और वो गैस कोयले के प्रति टन रेजिंग के हिसाब से 1 टन के हिसाब से 10 क्यूबिक मीटर से अधिक गैस निकलती है दोस्तों, तो उसको डिग्री थर्ड गैसीय सीम कहते हैं। तीसरी नंबर में कहता है थिक सीम किसे कहते हैं दोस्तों, ऐसा कोयला सीम जिसकी मोटाई 4.5 मीटर से अधिक होती है उसको, लेकिन 9 मीटर से कम होती है उसको थिक सीम कहते हैं दोस्तों। तीसरा चीज लास्ट कहता है सीम ऑफ इरेगुलर कैरेक्टर विथ फ्रीक्वेंट फॉल्ट। अगर फॉल्ट बहुत सारे उसमें पाए जाते हैं तो वो सीम जो इरेगुलर उसमें कैरेक्टर पाई जा रही है तो उसमें हम लोग इसकी यूजेस करेंगे, अप्लाई करेंगे ब्लास्टिंग गैलरी मेथड को दोस्तों। तो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड की एप्लीकेबिलिटी आपको याद रखनी है दोस्तों कि ब्लास्टिंग गैलरी मेथड थिक सीम की एक माइनिंग मेथड है दोस्तों, जो कि हम लोग 4.5 मीटर से
एबव के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़िएगा दोस्तों। ये जो डायग्राम है दोस्तों, ये डायग्राम मैं समझाऊंगा। थिक सिम की वर्किंग की और मेथड है दोस्तों, सब लेवल केविंग मेथड जो इंटीग्रेटेड केविंग मेथड भी कहलाती है, और लिफ्टिंग मेथड है दोस्तों। ये सभी मेथड को विनिंग एंड वर्किंग के क्लास में मैं समझाऊंगा दोस्तों कि कैसे ये इस मेथड की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, इसमें इक्विपमेंट क्या लगते हैं, इसकी क्या क्या जो है मैन पावर लगते हैं, कितना प्रोडक्शन होता है दोस्तों। ये इसी पर आधारित आपकी प्रश्न पूछी जाएगी, जैसे कि यहां पर पूछा है दोस्तों। तो ये जो डायग्राम है मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको विनिंग एंड वर्किंग की क्लास में दोस्तों। नेक्स्ट आगे मैं बढ़ता हूं। ये रही 44। सब्सिडेंस कैन बी मेजर्ड बाय। सब्सिडेंस क्या होती है दोस्तों, इसको आपको समझना बहुत है जरूर। लोअरिंग ऑफ ग्राउंड ड्यू टू द अंडरग्राउंड माइनिंग इज कॉल्ड द सब्सिडेंस। और सब्सिडेंस को मेजर हम किसकी सहायता से करते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए टोटल स्टेशन। कर्सर घूम रही है दोस्तों, उसको ध्यान दीजिए, उस पर नजर बनाए रखिए। ऑप्शन ए टोटल स्टेशन, ऑप्शन बी GNSSC, नंबर ऑप्शन डी GPS, ऑप्शन डी जो है SAR, ऑप्शन ई जो है ऑल। यहां पर दोस्तों आंसर ए जो टोटल स्टेशन है उसी से हम लोग मेजर करते हैं, जिससे बीयरिंग, टोटल स्टेशन से बीयरिंग, डिस्टेंस और RL मेजर की जाती है दोस्तों। आपसे अगर 2 किलोमीटर दूरी पर कोई आपका ऑब्जेक्ट है तो उसको आप 2 किलोमीटर दूर रह करके टोटल स्टेशन स्थापित करके वो कितने डिग्री के एंगल पर है ये आप जान सकते हैं, वो आपसे कितनी डिस्टेंस पर है, एक्यूरेट डिस्टेंस आप जान सकते हैं, और साथ ही समुद्र सतह से उसकी ऊंचाई या गहराई कितनी है ये भी आप जान सकते हैं दोस्तों टोटल स्टेशन से। तो हम जो सर्वे करते हैं सब्सिडेंस का, कितनी मिलीमीटर वो सब्सिडाइज हुई है, धसी हुई है, हम टोटल स्टेशन से ही करते हैं दोस्तों। ये जो सर्वे सब्सिडेंस सर्वे है, मैं आपको एक अलग क्लास में बताऊंगा कि सब्सिडेंस सर्वे कैसे की जाती है दोस्तों। तो यहां पर मैं रेफरेंस में अपनी तरफ से लिखा हूं, टोटल स्टेशन इज यूज्ड इन सर्वे एज अमाउंट ऑफ सब्सिडेंस। जो अमाउंट ऑफ सब्सिडेंस है उसको हम लोग पता करते हैं दोस्तों। GNSS क्या होती है दोस्तों? ग्लोबल, G फॉर ग्लोबल, N फॉर नेविगेशन, S फॉर सैटेलाइट, सेकेंड S फॉर सिस्टम। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विच डिस्क्राइब एनी सैटेलाइट कंस्टलेशन एंड प्रोवाइड्स पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग, जिसको हम लोग कहते हैं PNT, पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग, ये सर्विसेज ऑन द ग्लोबल और रीजनल बेसिस पर इसको हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर सी नंबर में DGPS है दोस्तों। DGPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है, डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है, हम लोग HEMM के सभी HEMM के ऑपरेशन के लिए, इसको ऑपरेशन को सुपरवाइज करने, कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो एक स्टेशन से बैठे बैठे हम लोग किसी इनको सभी को डायरेक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं दोस्तों। HEMM क्या होती है दोस्तों? हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, जो ओपन कास्ट में उपयोग की जाने वाली मशीनरी, भारी मशीन होती है दोस्तों, उसको DGPS बोला जाता है। SAR क्या होती है दोस्तों? स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट फॉर सेल फोन। सेल फोन या वायरलेस जो फोन होती है उसके लिए स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये रही 44 का, आपने ये नंबर टिक लगा करके आगे की ओर बढ़ गया दोस्तों। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है दोस्तों, कर्सर पर ध्यान दीजिए दोस्तों। सेकेंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन की क्वेश्चन नंबर 45 कहती है, टिपिकल फेस लेंथ इन इंडियन लॉन्ग वॉल माइनिंग लाइक इन द रेंज ऑफ। लॉन्ग वॉल माइनिंग जो DCCL के मुनिडीह माइन में चल रही है और भी खदानों में चल रही है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है, फेस की जो लेंथ होती है दोस्तों, वो किस रेंज में होती है? ऑप्शन ए 120 मीटर टू 150 मीटर, ऑप्शन बी 200 मीटर टू 250 मीटर, ऑप्शन सी 300 मीटर टू 350 मीटर, डी 150 मीटर टू 200 मीटर, और यहां पर ई नन दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आंसर जाने के पहले आपको एक कट टेस्ट करके, मैं विनिंग एंड वर्किंग का ही मेरा नोट्स है उसका कट टेस्ट करके आपके सामने रखा हूं कि फेस की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। लेंथ ऑफ फेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। ये जो लॉन्ग वॉल मेथड ऑफ
माइनिंग है, इसको मैं सोमवार से जो विनिंग एंड वर्किंग की क्लास होने वाली है दोस्तों, ओवरमैन के दोस्तों, गेट के दोस्तों, साथ ही जो डीजीएमएस में एग्जाम में बैठने वाले दोस्तों, अगर लॉन्ग वाल माइनिंग की क्लासेस को आप समझ लेते हैं तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगी आप डेफिनेट है कि आंसर कॉन्फिडेंस के साथ दे पाइएगा दोस्तों। तो यहां पर लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल माइनिंग कैसे निकालते हैं, देखिए टन पर डे यानी कि टीपीडी, एक दिन में कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हैं वो अगर दिया हुआ है, साथ में 5 फैक्टर दिए हुए हैं दोस्तों नीचे में, डब्ल्यू, पी, एस, एच और ईटा। ये W क्या है दोस्तों, वेव, यानी एक बार में कितना कोयला घुस करके उसकी पिक्स यानी कि जो सीयरर की पिक्स है कितना घुस करके कोयला काटती है उसको 1 वेव बोला जाता है, जो कि 0.6 मीटर होती है दोस्तों। यहां पर P जो है नंबर ऑफ पास है दोस्तों, तो एक दिन में कितना पास करता है सीयरर इस किनारे से उस किनारे तक, उसको एक पास बोलते हैं। तो एक दिन में कितना पास करता है उसको लगभग हम लोग 10 पास लेते हैं दोस्तों। एस जो है इस क्या है दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल है। एस जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल है, जिसकी कैलकुलेशन पर्पज से के लिए हम लोग 1.5 लेते हैं दोस्तों। 1.3 और 1.4 भी होती है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पज से 1.5 लेते हैं दोस्तों। एच यहां पर वर्किंग हाइट है। वर्किंग हाइट जो है कोल सीम की थिकनेस पर डिपेंड करती है कि 4 मीटर है, 4.5 मीटर है, 5 मीटर है, 3 मीटर है, 2.5 मीटर है, कितनी मीटर है दोस्तों, उतना आपको इसकी वैल्यू रखना पड़ेगा। ईटा यहां पर लास्ट वाली लेटर है ईटा, जिसको ऑपरेशनल फैक्टर कहते हैं दोस्तों, जिसको 0.6 लेकर के जब इनको मल्टीप्लाई करिएगा और टीपीडी से आप डिवाइड कीजिएगा, जैसा कि यहां पर मैं 2000 टन पर डे, एक दिन में 2000 टन पर डे अगर आप उत्पादन करना चाह रहे हैं तो जो ये जो वैल्यू है लगभग कांस्टेंट रहती है 0.6, यानी कि वेव का डेप्थ, नंबर ऑफ पास जो कि 10 और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि 1.5, ऑपरेशनल फैक्टर जो कि 0.6। अब यहाँ पे वर्किंग हाइट जो कि 4.5 मीटर मैं लिया हूं दोस्तों, और 4.5 मीटर से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 105 मीटर आ रही है दोस्तों। तो यहां जनरली मैं लिख दिया हूं कि फेस लेंथ वेरीज फ्रॉम इंडियन कोल माइंस 120 मीटर टू 150 मीटर दोस्तों। तो यहां पर आप जो है ए को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा दोस्तों। इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, कितनी प्रोडक्टिविटी होती है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, इसकी मेरिट और डिमेरिट क्या होती है, ये सभी मैं आपको बिडिंग एंड वर्किंग की क्लास में बताने वाला हूं दोस्तों। सोमवार के बाद से चालू होगी जो कि। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 46, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन को सिक्योर करने के लिए ऑनर एजेंट मैनेजर सर इंश्योर दैट इन एवरी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट नॉट लेस देन 6 cubic meter per minute for air per person employed in the district on the largest shift, or not less than dash cubic meter per minute of air per ton of daily output, whichever is larger passes along the last ventilation connection in the district, which means the innermost gallery in the district along with the air passes। दोस्तों ये एडिक्वेट वेंटिलेशन और जो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन है, जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का 153 रेगुलेशन है, उससे उठा करके पूछी हुई है, जो कि एयर क्वांटिटी के संबंध में है, जो इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं 5 से 6 मीटर, जिसमें एक दिन में, चूंकि माइनिंग एक बहुत संकुचित और सीमित है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो पर लाइक मेरी एक दिन में आई हुई थी, अभी तक जो पहुंच गई है 1200-1300 के बीच में है दोस्तों, और उसकी व्यू जो है बढ़ी थी दोस्तों। तो यहां पर उस वीडियो को आप देखिएगा, जो क्वांटिटी और क्वालिटी की बात कहा हूं, उसमें आप ये देखिएगा कि 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर पर टन के हिसाब से आपको चाहिए डेली आउटपुट जो रहती है उसके हिसाब से दोस्तों हवा की मात्रा। तो ऑप्शन ए को टिक लगाते हुए आप देखिएगा दोस्तों। मैं यहां पर अपनी जो वीडियो लिंक है मिश्रा सर माइनिंग क्लास की, उसकी लिंक को मैं पेस्ट कर दिया हूं दोस्तों, इसको टाइप करके आप उसको समझ सकते हैं दोस्तों। अगर ब्लू कलर आपको दिखाई देगी तो वहीं पर आप ऑनलाइन रहिएगा, तो टिकने के बाद उसको दबाने के बाद आपकी मेरी वीडियो वो खुल जाएगी दोस्तों। तो आप इस लिंक को टाइप करके या फिर जो है आप वहां पर
ब्लू कलर की दिखाई दे रही हो तो वहां पर पिट दबा करके आप मेरी वीडियो को, जो 6-7 मिनट की वीडियो है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, उसको आप देख सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्या कहता है, देयर शैल बी मेंटेन्ड एट एवरी माइन हैविंग वर्किंग बिलो ग्राउंड ए डस्ट प्लान ऑन ए स्केल हैविंग रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ नॉट लेस देन डैश डैश रेशियो 1। दोस्तों मतलब समझिए, यहां पर मेंटेन की जाती है प्रत्येक माइन में हैविंग वर्किंग बिलो ग्राउंड, जबकि बिलो ग्राउंड वर्किंग है डस्ट प्लान, जो स्केल रहती है उसकी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की, वो किससे कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, नॉट लेस देन होनी चाहिए दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों देखिएगा, आपका जो डस्ट प्लान है कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 144, जिसकी हेडिंग है एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल, जिसकी मैं कट टेस्ट करके नेक्स्ट पेज में डाला हूं दोस्तों। यहां पर ऑप्शन पढ़ते हैं, ए नंबर 1200, बी नंबर 4000, सी नंबर 2000, डी नंबर 1000, ई नंबर नन दोस्तों। तो यहां पर आप देखिएगा कि डस्ट प्लांट 2000:1 के रेशियो में बनाई जाती है दोस्तों। आप रेफरेंस के लिए यहां पर देख सकते हैं। जो 144 है एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर ऑफ डस्ट कंट्रोल, उसकी कट पस्ट में करके रखा हूं दोस्तों, जिसकी पहले लाइन में ही, पहले सब रेगुलेशन में ही कहता है भूमिगत वर्किंग वाली प्रत्येक खान में कम से कम 2000:1 के स्केल पर एक डस्ट प्लान रखा जाएगा, जिसमें विशेष रंग, कोड लेटर व कोड नंबर द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र साफ साफ दिखाए जाएंगे। रंग, कोड लेटर और कोड नंबर के द्वारा, लेटर यानी एबीसीडी दोस्तों, नंबर यानी कि 1 2 3 2 या रोमन लेटर का 1 2 3 दोस्तों। पहला नंबर एबीसी, इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। वे भाग जो नेचुरली वेट हैं, सीपेज होकर के अपने आप गीले हो रहे हैं। बी नंबर में वे भाग जिनमें पानी छींटने की जरूरत है, यानी वाटर स्प्रेइंग करने की जरूरत है, ऐसे भागों में पानी के लिए बिछाई गई पाइपलाइन की स्थिति भी प्लान में दिखाई जाती है दोस्तों। सी नंबर में कहता है वे भाग जहां 24 घंटे, 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन और 3 महीने या अन्य निर्धारित समयांतराल पर अज्वलनशील डस्ट, इनकम्बस्टिबल डस्ट छिटी जाती है दोस्तों, उसको दिखाई जाएगी। और जो यहाँ पे जो सी में कहता है नियमित समयांतराल, उन भागों से नियमित रूप से इकट्ठे किए गए डस्ट सैंपल जांचफल के आधार पर तय किए जाएगा दोस्तों। तो ये जो है नोटिस बोर्ड में भी टांग करके उसको दिखाया जाता है कि इस क्षेत्र में कब की गई है डस्टिंग और कब करना है दोस्तों। तो ये रही डस्ट प्लान, जिसकी आप 2000:1 रेशियो आप याद रखिए 144, एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर ऑफ डस्ट कंट्रोल दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं दोस्तों, ये रही क्वेश्चन नंबर 48। हु विल फ्रेम एंड इन्फोर्स द ट्रांसपोर्ट रूल एज स्टेटेड इन सीएमआर। सीएमआर में जो स्टेटेड है ट्रांसपोर्ट रूल, उसको कौन फ्रेम करता है दोस्तों। प्रश्न पूछा है दोस्तों, ए नंबर सेफ्टी ऑफिसर, बी नंबर क्वालिटी मैनेजर, सी नंबर एजेंट, डी नंबर ऑनर, ई नंबर रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों, जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 109 है, उसमें ट्रैफिक रूल, ट्रांसपोर्ट रूल की बात करते हैं, जिसमें मैनेजर साहब इसको फ्रेम करते हैं, जिसमें जो किस आधार पर फ्रेम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रयुक्त की गई मशीन की साइज, उसकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल बनाते हैं दोस्तों, और उसकी एक प्रति रीजनल इंस्पेक्टर को भेजते हैं, और उसमें लिखित आदेश देकर कोई भी संशोधन करने के लिए रीजनल इंस्पेक्टर बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 48 है, जिसको ट्रांसपोर्ट रूल, ट्रैफिक रूल जो है मैनेजर बनाया करते हैं दोस्तों। स्लोप ऑफ वेस्ट डंप फ्रॉम हॉरिजॉन्टल शैल नॉट एक्सीड, जो स्लोप होती है वेस्ट डंप की हॉरिजॉन्टल से कितनी से अधिक नहीं होगी दोस्तों। तो इस संबंध में कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का 2017 का 108 जो कि कहता है स्पॉइल बैंक्स एंड डंप में क्या सावधानियां ली जाती हैं, उसके बारे में कहता है दोस्तों 108 रेगुलेशन, 108 रेगुलेशन। और उसका जो सब रेगुलेशन 2 है, उसमें मेंशन किया हुआ है कि जो हॉरिजॉन्टल से वेस्ट डंप की जो ढाल होगी वो 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होगी। बी नंबर को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िएगा दोस्तों। देखिए यहां पर मैं कट पेस्ट करके रखा हूं रेगुलेशन को रेफरेंस के तौर पर। आप यहां देख सकते हैं कि दूसरे नंबर में वेस्ट डंप के स्लोप का निर्धारण
किए गए मलबे के प्राकृतिक एंगल ऑफ रिपोज, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज। नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज क्या होती है दोस्तों? नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज आप समझिएगा, मेरे हाथ में एक ये समझिए कि बालू की बोरी है। क्या है दोस्तों मेरे हाथ में? बालू की एक बोरी है दोस्तों। इस बालू की बोरी को मैं देखिए उड़ेल रहा हूं जमीन पर, मैंने उड़ेल दिया। अब ये उड़ेलने के बाद जो आपको सैंड की स्लोप जो दिखाई देगी, ये जो स्लोप है हॉरिजॉन्टल धरती के साथ जो एंगल बनाती है, वही उस मटेरियल की नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज कहलाती है दोस्तों। तो आपने समझा नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज किसी भी मटेरियल की क्या होती है, जिसके संबंध में यहां पर प्रश्न कहा गया है। जो वेस्ट डंप रहती है वो नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज से अधिक नहीं होगी, जो वेस्ट डंप की ढाल है। लेकिन साथ में कहता है परंतु भी किसी भी वह जो है 37.5 डिग्री से अधिक नहीं दोस्तों, नहीं होगी दोस्तों। मैं बार बार ये कहता हूं दोस्तों कि की नंबर और की वर्ड आपको याद रखना है। तो यहां पर मैं अंडरलाइन किया हूं, देखिए जो पहला अंडरलाइन है 37.5 डिग्री से अधिक नहीं, यानी कि डंप का स्लोप हो की बात कर रहा है। यहां पर एक अंडरलाइन किया हूं कि 1 in 5 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल से अधिक नहीं होगी। तो इसमें कहता है कि 30 मीटर से ऊंचे स्पॉइल बैंक को इस प्रकार बेंच बनाकर किया जाएगा, यानी कि 30 मीटर तक आप वेस्ट डंप को डंप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30 मीटर से जैसे ही अधिक ऊंचाई होती है दोस्तों, तो बेंच को अलग अलग बेंच सिस्टम से आपको बनाना है। कोई भी बेंच 30 मीटर से अधिक ऊंचा ना हो, ये ध्यान में रखते हुए उसका जो ओवरऑल स्लोप होगा 1 in 1.5 से अधिक नहीं होगा दोस्तों। ये आपको याद रखना है, इस पर प्रश्न पूछना ही पूछना है दोस्तों। आप याद रखिए अनरिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड दोनों वाले कैंडिडेट्स। अब देखिए यहां पर एक और कहता है कि 100 मीटर एक की नंबर है दोस्तों, कि एक क्या कहता है, टो मतलब होता है दोस्तों पैर की अंगूठे। पढ़ लीजिए दोस्तों, स्पॉइल बैंक का टो यानी कि जो डंप का टो है, निचला किनारा है, माइन के मुहाने के या रेलवे है या पब्लिक वर्क्स है या पब्लिक रोड है या कोई बिल्डिंग है या कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है जो कि मालिक का नहीं है, तो उसका जो टो रहेगा वो 100 मीटर के अंदर नहीं आना चाहिए दोस्तों। किसके? मालिक का जो नहीं है बिल्डिंग उसके या रोड के या रेलवे के या माइन के मुहाने के 100 मीटर के अंदर आपको डंपिंग नहीं करनी है, 100 मीटर के अंदर डंपिंग नहीं करनी है दोस्तों। तो आपको ये याद रखनी है कि 100 मीटर एक आपकी 108 जो रेगुलेशन है उसमें एक क्या कहता है। दूसरी और जो नंबर है दोस्तों फेंस की है, यानी कि फेंसिंग किया जाएगा दोस्तों। जो पब्लिक रोड पब्लिक वर्क्स के नजदीक आपकी डंपिंग 100 मीटर के अंदर पहुंच जाती है तो उसके जो है आपको फेंसिंग किया जाएगा दोस्तों। तो आप ये देखें कि 108 रेगुलेशन क्या होती है, जिसका आंसर आप 37.5 डिग्री आप याद रखिएगा, एंगल ऑफ रिपोज याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 आपके सामने रखी हुई है दोस्तों, अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन वाले दोस्तों। At every shaft in the course of being sunk, where a winding engine is used, where the shaft exceeds 150 meter in depth, कहता है दोस्तों कि जहां शाफ्ट आप संक कर रहे हैं वहां वाइंडिंग इंजन लगी हुई है और शाफ्ट की गहराई 150 मीटर से जब अधिक हो जाती है तो देयर शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच बकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, वहां पर उसके साथ एक बकेट लगाई जाएगी या अन्य साधन लगाया जाएगा जो सफिशिएंट नंबर ऑफ गाइड्स उसके साथ लगे रहेंगे, विच शैल बी केप्ट एक्सटेंड टू विद इन, ए जो गाइड रोप रहेगी उसको कितने मीटर की दूरी तक बढ़ा करके शाफ्ट बॉटम के अंदर कितने मीटर तक बढ़ा करके रखी जाएगी ऑल टाइम्स दोस्तों यहां पर सिंकिंग प्रोग्रेस चल रही है। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा 22.5 मीटर तक बढ़ा करके रखी जाएगी। ए नंबर 16, बी नंबर 14, सी नंबर 36 दिया है, डी नंबर 25.5 दिया है, जिसके संबंध में रेगुलेशन 84 जो है कहता है दोस्तों, 84 का 4 का बी कहता है वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट, जिसमें हेडिंग है दोस्तों, इसकी कट पेस्ट करके मैं यहां लिखा हूं दोस्तों, वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट की, जिसमें आप ये देखिएगा
कि जो 4 का बी है, प्रत्येक बकेट या अन्य वाहन के लिए उचित संख्या में गाइड लगाए जाएंगे जिन्हें हर समय जब सिंकिंग चालू हो शाफ्ट की तल्ली से 22.5 मीटर के अंदर तक बढ़ाकर रखी जाएगी। दोस्तों ये तो रही आपकी आंसर दोस्तों जो 2021 में पूछी जा रही है, लेकिन मेरे दोस्त आप ये जानिए कि यही प्रश्न नहीं पूछने वाली है। इसमें जो मैं अंडरलाइन लगाया हूं वो डेफिनेटली है कि आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। क्या क्या अंडरलाइन लगाया हूं दोस्तों? पहला देखिए 45 मीटर है, दूसरा जो है यहां पर 3.6 मीटर है, यहां पर 150 मीटर है। ये की नंबर क्या कहता है दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिए। प्रत्येक सिंकिंग शाफ्ट पर जहां वाइंडिंग इंजन काम आता है सब रेगुलेशन 2 और 11 लागू होंगे। यानी कि 2 में क्या कहता है, यदि शाफ्ट 45 मीटर से गहरा है तो प्रत्येक बकेट या अन्य वाहन के लिए एक सेफ्टी हुक, डिटेचिंग हुक लगाया जाएगा। दोस्तों यहां वाइंडिंग इंजन और सस्पेंशन गियर, जो मेरे विनिंग एंड वर्किंग के कैंडिडेट्स हैं, वो मेरे विनिंग एंड वर्किंग वाली क्लास जो सोमवार से स्टार्ट होने वाली है, वो रजिस्ट्रेशन करके अपनी क्लास को कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी कंटेंट है, जो भी सिलेबस में आए हैं, उसके एवरी कंटेंट को मैं समझाने वाला हूं, साथ ही विगत वर्ष के क्वेश्चंस को समझाने वाला हूं दोस्तों। तो यहां पर 45 मीटर डिटेचिंग हुक क्या होती है, सेफ्टी हुक क्या होती है, उसकी फंक्शन समझाऊंगा। साथ ही जो है ये 45 मीटर से अधिक गहरा होने पर बकेट के साथ इसको लगाना ही लगाना रहता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तीसरा में कहता है जब बकेट या अन्य वाहन सबसे ऊपर वाली लैंडिंग पर है तब सेफ्टी हुक के होल से, जिसमें रॉप सेकल लगाई गई रहती है, डिटेचिंग बेल यानी डिटेचिंग प्लेट के बीच जो वो अन्य वाहन के चलने के लिए साफ दूरी 3.6 मीटर से कम नहीं होगी। यानी कि जो ऊपर में डिटेचिंग प्लेट लगी रहती है, डिटेचिंग प्लेट रहती है जिसमें होल बना होता है, जिसमें रोप और क्या सेफ्टी हुक तक जाती है। लेकिन सेफ्टी हुक का वह सिरा जब ओवर वाइंडिंग होती है, जो फिन निकली रहती है, टकराती है डिटेचिंग प्लेट से, तो वो रोप निकल करके ऊपर चला जाता है और सेफ्टी हुक के सहारे जो सस्पेंशन गियर की बाकी भाग है डोली के साथ वो लटकी रह जाती है, जिसके चलते जो डोली के अंदर खड़े लोग, वाहन में खड़े लोग जो रहते हैं वो सुरक्षित रह जाते हैं, एक्सीडेंट नहीं होती है दोस्तों। तो इसकी दूरी जहां पर बेल प्लेट और सेफ्टी हुक के बीच की दूरी 3.6 मीटर से कम नहीं होगी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और जहां शाफ्ट की गहराई 150 मीटर से अधिक है तो गिरते चीजों से बचाव के लिए वो प्रोटेक्टिंग रूफिंग लगाई जाती है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों रूफ की करने के बाद बी नंबर को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में दोस्तों, क्या कहता है देखिए, अप टू व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस द टो ऑफ स्पॉइल बंक इज अलाउड इन ओपन कास्ट माइनिंग। यहां पर कहता है दोस्तों कि स्पॉइल बैंक यानी कि डंप के टो से कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक हम लोग डंपिंग का काम कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही मैं कह रहा था दोस्तों कि पिछले प्रश्न में 108 से आपकी पूछी जाएगी, और देखिए फिर से ये प्रश्न जो है पूछी गई है, जहां पर डी नंबर आंसर 108 वाली ही 108 रेगुलेशन वाली ही जो है प्रश्न पूछ दी है दोस्तों। तो यहां पर देखिएगा आपकी 108 वाली रेगुलेशन, 108 में 100 में जो सब रेगुलेशन 5 है उसमें जो है ये बताई गई थी, और इसकी प्रश्न आपकी फिर से पूछ दी है दोस्तों। तो ये रही डी नंबर आंसर, इसको टिक लगाते हुए जो 108 का 5 है स्पॉइल डंप का, उसको आप करिए दोस्तों, टिक लगा के आगे बढ़िए दोस्तों। ये रही क्वेश्चन 52, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज बेस एक्सप्लोसिव, इनमें से कौन सा बेस एक्सप्लोसिव के रूप में उपयोग होता है? ए गन पाउडर, बी पोटेशियम नाइट्रेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी टीएनटी, ई नन। तो दोस्तों बेस एक्सप्लोसिव क्या होती है? बेस आप नाम जैसे ही जानते हैं तो 2 या 3 कंपोनेंट मिल करके जब नया कंपोनेंट तैयार करते हैं तो उसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं दोस्तों। या वो एक केमिस्ट्री में भी बेस और एसिड जहां पे बात आती है तो वहां पर वो बात अलग है दोस्तों। लेकिन यहां पर एक्सप्लोसिव की जो बात की जाती है, जैसे कि हम लोग स्लरी एक्सप्लोसिव यूज करते हैं या इमल्सन एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट होता है उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट कौन सा होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट जो होती है वो इमल्सन एक्सप्लोसिव के लिए बेस होती है, जो पंप ट्रक में के साथ आप लेके जाते हैं, जो पंप ट्रक में अलग अलग चेंबर बनी होती है, उसमें अमोनियम नाइट्रेट रहता है, एक में डीजल ऑयल रहता है, एक मिक्सिंग चेंबर रहती है, तो उसको आप जो है बेस एक्सप्लोसिव कहते हैं दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट को। तो यहां पर दोस्तों
जो पोटेशियम नाइट्रेट दिया हुआ है गन पाउडर, तो एक लो एक्सप्लोसिव है दोस्तों, जैसे मैं यहां पर कट पेस्ट करके रखा हूं, कॉपी में लिख करके कट पेस्ट करके रखा हूं। गन पाउडर जो है KNO3, आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकती है कि ये पोटेशियम नाइट्रेट 75% गन पाउडर में रहती है, चारकोल 15% रहती है और सल्फर 10% रहती है। इन तीनों को मिलाकर के गन पाउडर बनता है दोस्तों। तो ये नाइट्रेट यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट ही जो है क्या है, एक बेस है दोस्तों, बेस के रूप में यूज की जाती है पोटेशियम नाइट्रेट, न कि गन पाउडर। इसका आंसर होगी सोडियम क्लोराइड, यहां पर बेस के रूप में नहीं यूज की जाती है दोस्तों, तो सोडियम क्लोराइड को टिक नहीं लगाना। ट्राई नाइट्रोटोल्यून, टेट्रा नाइट्रोटोल्यून जो है यहां पर जो नाइट्रिक एसिड और बेंजीन से मिलकर बनी होती है, तो टेट्रानाइट्रोटोल्यून एक एक्सप्लोसिव है, बेस नहीं है दोस्तों। नाइट्रिक एसिड देता तो हो सकता था बेस दोस्तों। यहां पर कैप सेंसिटिव एक वर्ड मैं रखा हूं दोस्तों, मींस ब्लास्टेड विथ डिटोनेटर, डिटोनेटर से जब ब्लास्टेड करते हैं तो उसको कैप सेंसिटिव बोलते हैं, और जब नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव रहती है तो उसको बिस्टर सेंसिटिव भी कहा जाता है दोस्तों। तो EMT के वॉल्यूम फर्स्ट में इसकी मेंशन की हुई दोस्तों, जिसको आपको समझाने का प्रयास किया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 क्या कहता है। In a below ground coal mine where the average output is 8,000 टन पर और लेस, जहां पर 8,000 टन एवरेज आउटपुट है, ऐसे बिलो ग्राउंड कोल माइन में मिनिमम नंबर ऑफ सर्वेयर टू बी अपॉइंटेड इज A नंबर 6, B नंबर 4, C नंबर 2, D नंबर 1, E नंबर नन। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है कोल माइंस रेगुलेशन 1957 के रेगुलेशन नंबर जो दी हुई है 35, उस 35 में मेंशन किया है कि 8,000 आउटपुट से अधिक है तो वहां पर एक सर्वेयर की संख्या होगी, और 8,000 टन से अधिक होने पर 15,000 प्रत्येक 15,000 टन या उसके भाग के लिए एक्स्ट्रा जो रहेंगे वो सर्वेयर नियुक्त किए जाएंगे दोस्तों। सर्वेयर की संख्या के बारे में आपने देखा 1957 में, लेकिन यहां पर 2017 का 34 रेगुलेशन में कह दिया है कि बोर्ड डिसाइड करेगा दोस्तों कि इनकी संख्या क्या होगी। तो यहां पर एक प्रश्न जो पूछी गई है 1957 से पूछी गई है दोस्तों, आपको याद रखना होगा उसको भी। अब यहां पर आते हैं 54 में, विद इन हाउ मेनी डेज from the date of collection of sample, all result of measurement of airborne respirable dust and all other relevant particulars shall be systematically recorded. Written विद इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन के अंदर में जो डेट ऑफ कलेक्शन है सैंपल का, उसका ऑल रिजल्ट जो मेजरमेंट करते हैं किसका, एयर बर्नर रेस्पिरेबल डस्ट का, हवा में उड़ते हुए जो बर्न वाली डस्ट रेस्पिरेबल डस्ट है दोस्तों, और उसके जो और पर्टिकुलर्स है उसको कितने दिन के अंदर में रिकॉर्ड कर देना चाहिए दोस्तों। तो ए नंबर 14, बी नंबर 7, सी नंबर 1, डी नंबर 10, ई नंबर नन। तो यहाँ पर 7 दिन के अंदर इसको कर देना चाहिए दोस्तों। जो कोल माइंस रेगुलेशन 145 का चेक ऑन मेजर्स ऑफ डस्ट कंट्रोल में बताया गया है, 7 दिन के अंदर उसको कर देनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर आपने देखा 54 नंबर का क्वेश्चन। 55 नंबर में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग ऑनर एजेंट शैल इंश्योर बिफोर स्टार्टिंग मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग को स्टार्ट करने के पहले ऑनर एजेंट इनमें से किस चीज पर इंश्योर करते हैं स्टार्ट करने के पहले दोस्तों। तो ये नंबर साइंटिफिक स्टडी ऑन R&R, बी नंबर वाटर हार्वेस्टिंग, सी नंबर साइंटिफिक स्टडी ऑन स्लोप स्टेबिलिटी, डी नंबर डिजाइन ऑफ हॉल रोड, ई नंबर नन ऑफ दी एबव। तो इसमें से बहुत सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आती है दोस्तों, लेकिन जो माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 18 में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है ऑनर एजेंट का दोस्तों, उसमें फाइनेंशियल प्रोविजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोस्तों। और इसमें जो रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट होती है दोस्तों, इसकी आप डेफिनेशन जान लीजिए कि साइंटिफिक स्टडी ऑन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट क्या होता है दोस्तों। तो यहां पर R&R आपको समझना है दोस्तों कि R&R क्या होती है। जब आप लोग माइनिंग प्रारंभ करने वाले होते हैं तो उस लैंड पर बहुत सारे प्राइवेट बिल्डिंग्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट होते हैं, बहुत सारे लैंड होते हैं जो माइन ऑनर के नहीं रहते हैं, और वो माइन ऑनर के नहीं रहने पर ऑनर एजेंट को जो है उस लैंड को परचेज करना रहता है, साथ ही जो है परचेज करके उसको अपने में रखना पड़ता है, और वहां पर जो डिस्टर्ब हुए लोग रहते हैं उनको वो जो है बैठिए ना, वो जो है अपने लैंड को परचेज करके उनको क्या करना रहता है, उनको रिहैबिलिट करना रहता है, रिसेटलमेंट करना रहता है।
रिसेटलमेंट करना रहता है, तो यहाँ पर जो है उन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको नई जगह पर घर बना करके देना या उनको जॉब देना, ऐसी जो है रिसेटलमेंट करने की व्यवस्था रहती है। तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 55 का जो साइंटिफिक स्टडी ऑन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट की बात करते हैं, तो ऑप्शन ए को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िएगा दोस्तों। अब देखिए आपके सामने रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट मेरी नोट्स है, जिसकी कट पेस्ट करके आपको अपने सामने रखा हूं, जिसको मैं आपको समझा चुका हूं दोस्तों फ्रंट में आने के बाद। अब रही देखिए सेक्शन जो 17 है और सेक्शन 18 है, जिस सेक्शन 18 में ही जो है बात किया है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर एजेंट मैनेजर, इसको पढ़िएगा, जो मैं आपको सामने में आकर के समझा चुका हूं दोस्तों। मैनेजर क्या होती है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा दोस्तों। तो ये जो है क्वेश्चन 56 में देखिए क्या कहता है, साइज ऑफ स्टीम कोल। जो स्टीम कोल होती है दोस्तों उसकी साइज क्या होती है, ऑप्शन ए 50 mm टू 200 mm, बी 25 mm टू 50 mm, सी 0 mm टू 12 mm, डी 12 mm टू 50 mm, ई नन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। 50 mm से 200 mm साइज की जो डस्ट होती कोल होती है वो कहलाती है स्टीम कोल दोस्तों। कोयले के साइज के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया गया है, रबल कोल, स्टीम कोल और स्लैग कोल दोस्तों। तो यहां पर जो 0 से 25 mm साइज की डस्ट कोयले जो रहती है, डस्ट समान जो कोयले रहती है, उसको हम लोग जो है स्लैग कोल कहते हैं। और जो 25 से 50 mm के बीच रहती है उसको हम लोग रबल कोल कहते हैं। और जो 50 से 200 mm साइज की होती है, जो कि मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है कोल कंपनी को, तो ये साइज स्टीम कोल कहलाती है दोस्तों। तो ऑप्शन ए को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, द क्रेस्ट ऑफ फोल्ड वेयर स्ट्राटा आर बेंट अप टू फॉर्म एन आर्च इज कॉल्ड ए सिनक्लाइन, बी फोल्ड, डी सी एंटीक्लाइन, डी रोल, ई नन। दोस्तों आप फोल्ड कोयले खदान में, यहां तक कि जो स्टोन वाली खदान होती है उसमें आप देखते हैं कि फोल्ड क्या होता है दोस्तों, अंडुलेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कोल सीम और स्ट्राटा इज नोन एज द फोल्ड। ये जो अंडुलेटिंग स्ट्रक्चर रहती है जिसमें डीप और राइज ज्यादातर मिलती है, तो ये जो पोर्शन है दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट। ये रही क्रेस्ट और इसको बोलते हैं इस पोर्शन को ट्रफ, TROUGH, ट्रफ बोलते हैं। और यहाँ पर जो क्रेस्ट है दोस्तों, ये जो पोर्शन है, इसी पोर्शन को मैं ब्लू पेन उठाता हूं और ब्लू कलर से मैं ये शो करता हूं कि ये वाली जो पोर्शन है इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, एंटीक्लाइन दोस्तों। एंटीक्लाइन दोस्तों याद रखिए दोस्तों, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास मैनेजर और ओवरमैन माइनिंग सरदार गेट के कैंडिडेट। अब यहाँ दोस्तों देखिए ये जो दूसरी आपको ट्रफ दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है सिनक्लाइन दोस्तों, सिनक्लाइन दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन जो एंटीक्लाइन होगी उसको आप टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िए दोस्तों। एंटीक्लाइन यहां पर 57 का आंसर जो होगी एंटीक्लाइन होगी दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं दोस्तों, क्या कहता है देखिए 58, no rope the breaking load of which at any one point is less than 10 times the maximum static load on it when the range, the cage or other means of conveyance attached to the end of rope is at the lowest working point shall be used। दोस्तों इस प्रश्न में खुद ही आंसर दे चुका है, प्रश्न के अंदर ही रीचेक नहीं की गई थी जब ये क्वेश्चन छपी बनाई गई थी, तो जिसके कारण से आपका प्रश्न ये बहुत ही इजी हो जाता है। देखिए दोस्तों यहां पर जो है रोप जिसकी ब्रेकिंग लोड एट एनी वन पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट में वो कितना से कम नहीं, उसकी मैक्सिमम स्टैटिक लोड से कितना से कम नहीं होगी दोस्तों। केज आर अदर मींस ऑफ कन्वीनियंस जो अटैच्ड है और लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट पर है। तो दोस्तों तो यहां पर जो स्टैटिक लोड जिसको हम लोग यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं दोस्तों, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है दोस्तों, कोई भी बॉडी कितनी लोड देने पर टूट जाती है उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कहेंगे दोस्तों। और उस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का जो 10 टाइम्स हम अगर हम निकालते हैं उतना
10वां भाग हम उसको जो है लोड मैक्सिमम देंगे, दोस्तों मैक्सिमम स्टैटिक लोड देंगे। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हम लोग केज या अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस जो लिफ्ट में आप इस्तेमाल करते हैं वो उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 रखी जाती है, जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में मेंशन की हुई है दोस्तों। तो ऑप्शन ए को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। तो यहां पर मैं कट पेस्ट करके रखा हूं, चीफ इंस्पेक्टर द्वारा छूट दी गई अवस्था को छोड़कर जिस पर उनके द्वारा आगे शर्तें लागू होंगी, बाकी सब जगह पर कोई भी ऐसा रस्सा काम नहीं लिया जाएगा जिसकी ब्रेकिंग लोड कहीं पर भी रस्से से लटकी हुई स्टैटिक लोड जब डोली या अन्य वाहन सबसे निचली जगह पर उससे 10 गुने से कम नहीं होगी दोस्तों। तो ऑप्शन ए को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िए दोस्तों। तो दोस्तों मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आप 58 नंबर तक के क्वेश्चन को स्टडी कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को लगातार देखिए, पूरा देखिए और अपने जॉब को सिक्योर कीजिए। ओवरमैन, माइनिंग सरदार और गेट के कैंडिडेट जो कोल इंडिया या अदर कोल सब्सिडरी में, अदर कोल कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं वो बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पाइए। साथ ही जो है सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों मिश्रा सर माइनिंग क्लास वाली यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।